नमस्कार। इस वक्त अमेरिका में हाई अलर्ट है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क के एक मेट्रो स्टेशन में फायरिंग हुई है, ब्लास्ट हुआ है, वहां से विस्फोटक बरामद हुए हैं और इस घटना में 13 लोग घायल हो गए हैं। 5 लोगों को गोलियां लगी जबकि 8 लोग फायरिंग के बाद हुई स्टैम्पीड में घायल हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस हमले को आतंकवादी हमला मान रही हैं, लेकिन अभी तक इसे टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर नहीं किया गया है। जांच जारी है, हमलावर की भी तलाश की जा रही है। इस घटना की डिटेल जानकारी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दे दी गई है और चूंकि हमला न्यूयॉर्क में हुआ इसलिए पूरे अमेरिका में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों का कहना है कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में 36 स्ट्रीट स्टेशन पर एक नकाबपोश शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस व्यक्ति ने फायरिंग से पहले स्मोक पाउडर का इस्तेमाल किया, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया और उसके बाद ऑटोमेटिक राइफल से अंधाधुंध फायरिंग की। चश्मदीदों का दावा है कि फायरिंग करने वाले शख्स ने गैस मास्क लगाया हुआ था और वो ऑरेंज कलर का कंस्ट्रक्शन वर्कर का सूट पहनकर आया था। इस शख्स ने फायरिंग की और स्टैम्पीड का फायदा उठाकर भाग निकला। अचानक हुई फायरिंग के कारण ब्रुकलिन स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी। स्टैम्पीड में भी 8 लोग घायल हुए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि इस हमले में 5 लोगों को गोली लगी है। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ब्रुकलिन स्टेशन पर गोलीबारी के बाद फिलहाल न्यूयॉर्क मेट्रो ट्रेन के इस रूट को बंद कर दिया गया है। पूरे स्टेशन की तलाशी ली गई, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि अब वहां पर कोई लाइव बम नहीं है। हालांकि पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो ब्रुकलिन इलाके से दूर रहें क्योंकि पूरे इलाके में जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और हमलावर को पकड़ने की कोशिश जारी है। पूरे इलाके में पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज का काफी प्रेशर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि राष्ट्रपति खुद हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर को पूरी मदद का भरोसा दिया है। इलीगल आर्म्स, ड्रग्स और माफिया से जुड़ी सेंट्रल अमेरिकी एजेंसी एटीएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। ब्रुकलिन के 36 स्ट्रीट स्टेशन पर हुई गोलीबारी की घटना न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 8:30 बजे हुई। ऑफिस का वक्त था। मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ होती है। ब्रुकलिन के 36 स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी और भगदड़ के कुछ वीडियोस वहां मौजूद लोगों ने बनाए हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, आपको विचलित कर सकती हैं। हमलावर ने पहले धुआं फैलाने के लिए एक धमाका किया, उसके बाद हमलावर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। फायरिंग होते ही लोग ट्रेन से निकलकर भागते दिखे। स्टेशन पर भगदड़ मच गई और वहीं कुछ लोग घटना में घायलों की मदद करते हुए भी दिखाई दिए। न्यूयॉर्क पुलिस ने लोगों से कहा कि वो ब्रुकलिन इलाके से दूर रहें क्योंकि इस इलाके में फिलहाल इमरजेंसी सर्विसेज और पुलिस की भारी मौजूदगी है। पुलिस की टीमें उस शख्स को तलाश कर रही जिसने निहत्थों पर गोलियां चलाई। उसका हुलिया लोगों को बताया गया है। अमेरिका में जब भी कोई सिरफिरा अंधाधुंध गोलियां बरसाकर लोगों की जान लेता है, निर्दोष लोगों को घायल करता है, तो अमेरिका में गन कल्चर पर सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि अमेरिका में गन्स पर, बंदूकों पर पाबंदी लगनी चाहिए और लोगों को इतनी आसानी से फायर आर्म्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए। आप जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी आदमी गन खरीद सकता है, बड़ी आसानी से दुकानों पर उपलब्ध होती है। अब लोग कहते हैं कि अमेरिका में आर्म्स डीलर्स की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी सरकार को इस पर पाबंदी लगाने से रोक देती है। आज एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था सिरफिरे तो हर मुल्क में होते हैं, लेकिन अमेरिका में सिरफिरों के हाथ में गन थमा दी जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अब इतने लोगों के पास गन्स हैं कि सबको अपने प्रोटेक्शन के लिए अब गन्स रखनी पड़ती हैं। इसीलिए एक बार फिर से मांग उठी है कि सरकार गन्स को
बंदूकों को, फायर आर्म्स को रेगुलेट करे और किसी व्यक्ति की पूरी बैकग्राउंड देखकर ही उसे हथियार खरीदने का हक दिया जाए। न्यूयॉर्क से जो भी अपडेट आएगा मैं लगातार आपको देता रहूंगा, लेकिन अब आपको सावधान करने वाली एक खबर बताना चाहता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे पाकिस्तान ने आज दुनिया भर में हमारे मुल्क को, भारत को बदनाम करने की साजिश की। इस्लामाबाद में प्लानिंग की गई, कराची और रावलपिंडी में नफरत की फैक्ट्रीज एक्टिव कर दी गई। सोशल मीडिया पर भारत की छवि खराब करने के लिए, मुल्क को बदनाम करने के लिए झूठ फैलाया गया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। यह झूठा दावा किया गया कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। यह कहा गया कि भारत में मुसलमानों की आजादी छीनी जा रही है और यह तक कहा गया कि भारत में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ऐसी ऐसी बातें कही गई जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जब मैंने इस मामले की तहकीकात की तो पता चला ये तो पहले से ही तय कर लिया गया था कि शाम 5 बजे से हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट को ट्रेंड कराना है। इसके बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब, नेदरलैंड्स, जर्मनी, इटली समेत तमाम देशों में बैठे पाकिस्तान के एजेंट्स ने, हिंदुस्तान के दुश्मनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए एक साथ हजारों ट्वीट करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते 3 लाख ट्वीट हो गए। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ने न सिर्फ भारत को बदनाम किया, देश के मुसलमानों की इंटेग्रिटी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आज मैं आपको इस साजिश के सबूत दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा इस साजिश के पीछे कौन है और जाने अनजाने में कैसे हमारे देश के कुछ नेता भी इस साजिश का शिकार बन रहे हैं। आज सुबह से ट्विटर पर हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक ट्रेंड कर रहा था। इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए 1.5 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए। जब इसके बारे में छानबीन की, पता किया कौन लोग हैं जो इसे रीट्वीट कर रहे हैं, कहां से हैशटैग जनरेट हुआ, तो पता लगा इस हैशटैग को पाकिस्तान, टर्की और दूसरे गल्फ कंट्री से ट्रेंड करवाया जा रहा है। इन देशों के ट्विटर यूजर्स जमकर इस हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इसे टॉप पर ट्रेंड करवाया जा सके। सबसे ज्यादा यानी 30% ट्वीट पाकिस्तान से किए गए। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है और इसके अलावा नेदरलैंड, इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में भी ट्वीट किए गए। और जैसे मैंने आपको बताया, इस हैशटैग को सबसे ज्यादा रीट्वीट करने वाले पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। बाबर मलिक नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदुत्व टेररिस्ट को मुसलमानों पर हमला करने की छूट दे दी है, वेलकम टू द न्यू इजराइल। अब पता किया कि बाबर मलिक है कौन, तो मालूम हुआ कि जनाब कराची में रहते हैं, खुद को पत्रकार बताते हैं। इसी तरह का एक और ट्वीट है और यह फरहान कुरैशी नाम के अकाउंट से किया गया है। हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक के साथ उन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया इज ए एनिमल फार्म। इंडिया की स्पेलिंग भी उन्होंने गलत लिखी है, इंडिया लिखी है। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के लोग भारत का खात्मा होना देखना चाहते हैं, इसलिए इंडिया की स्पेलिंग ENDIA लिखते हैं, इंडिया कहते हैं। फरहान कुरैशी रावलपिंडी का रहने वाला है। इसी तरह के हजारों ट्विटर अकाउंट से भारत के मुसलमानों को भड़काने वाले ट्वीट किए गए। ये सारे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक लिखकर ट्वीट किए हैं और इसे टॉप ट्विटर ट्रेंड बनाने में मदद की। और खास बात यह कि पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा ट्वीट इस्लामाबाद के आसपास के इलाकों से किए गए। इस्लामाबाद के आसपास के इलाके को पहले ही फेडरल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता था। यहीं से करीब 84% पाकिस्तानियों ने ट्वीट किए। पाकिस्तान के अलावा टर्की से ऑपरेट होने वाले हजारों अकाउंट ट्विटर अकाउंट से हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक लिखकर ट्वीट किए गए। आखिर हाशमी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, भारत में मुसलमानों के धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है। तहकीकात की तो पता चला कि आखिर हाशमी हिंदुस्तानी नहीं है, आखिर हाशमी टर्की का सिटीजन है। इस्तांबुल में बैठकर हिंदुस्तान की इमेज को खराब कर रहा है
और यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, टर्की से इसी अंदाज में हजारों ट्वीट किए गए। इस्तांबुल से एक और ट्विटर यूजर ने लिखा कि भारत में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आप सोचिए, ऐसा झूठ। हकीकत यह है कि देश में न तो मस्जिदों पर कोई हमला हुआ, न मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए, न मुसलमानों पर जुल्म हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एजेंट्स ने यह फैलाया कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा ट्वीट टर्की की कैपिटल अंकारा से किए गए और इसके बाद नंबर आया क्रिशेर शहर का, जहां रहने वालों ने भारत के खिलाफ ट्वीट करने में इस्तांबुल जैसे बड़े शहर के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई ये करता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह की साजिश का असर बहुत होता है। और असर कितना होता है इसका सबूत यह है कि कल देर रात जब भारत और अमेरिका की 2+2 टॉक के बाद फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठाया गया। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से भारत में मुसलमानों की स्थिति पर सवाल पूछा गया और ब्लिंकन ने भी कहा कि अमेरिका इस पर नजर रख रहा है। हम दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों का भी सम्मान करते हैं, जैसा कि मानवाधिकारों की रक्षा करना। हम इन मुद्दों पर भारत से लगातार बातें करते रहते हैं, इसलिए हम भारत में घट रही कुछ चिंताजनक घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे कुछ राज्य सरकारों, पुलिस और जेल प्रशासन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले शामिल हैं। असलियत है कि भारत विरोधी ताकतें मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसका एक पूरा इकोसिस्टम है जो भारत से लेकर अमेरिका तक इस प्लान पर काम करता है। इसके तहत ट्विटर पर ट्रेंड चलाए जाते हैं, अमेरिकी मीडिया में आर्टिकल लिखे जाते हैं और कुछ अमेरिकी सेनेटर से कहा जाता है कि वो इस तरह की बात कहें कि भारत में मुसलमानों पर एट्रोसिटीज हो रही हैं। अमेरिका के एक सेनेटर हैं इल्हान उमर। मिनेसोटा से सेनेटर इल्हान उमर की राजनीति मुसलमानों के मुद्दे की इर्द गिर्द रहती है। जैसे हमारे यहाँ असदुल ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, उसी तरह का रोल अमेरिका की सियासत में इल्हान उमर का है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में इल्हान उमर जैसे लोग बढ़ चढ़कर रोल प्ले करते हैं। जैसे ही हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, वैसे ही इल्हान उमर का बयान आ गया। इल्हान उमर ने दावा किया कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों का नरसंहार करवा रही है, मास मर्डर करवा रही है और बाइडेन प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners. अमेरिका की एक सेनेटर इस तरह की बेबुनियाद बातें करे, जेनोसाइड जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल इतने हल्के में किया जाए, इसे देखकर दुख होता है। हैरानी नहीं होती। हैरानी इसलिए नहीं होती क्योंकि यह सब एक प्लान का, एक साजिश का हिस्सा है। अमेरिका में इल्हान उमर ने भारत में मुसलमानों के जेनोसाइड यानी नरसंहार की बात की और यहां इंडिया में हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट ट्रेंड होने लगा। और यह सब स्पॉन्टेनियस नहीं था। इस हैशटैग को ट्रेंड कराने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई गई है। कई वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की गई जिसमें लिखा था स्टॉर्म ट्विटर विद हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट। इस हैशटैग को कितने बजे से ट्रेंड करवाना है इसके लिए टाइम भी दिया गया था। भारत में शाम को 5 बजे से ट्रेंड करवाया गया, जबकि CST में
सुबह 6:30 बजे और EST में इस हैशटैग को सुबह 7:30 बजे से ट्रेंड करवाया गया। CST का मतलब है सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम और EST का मतलब है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। ये दोनों टाइमलाइन अमेरिका और कनाडा में यूज होती हैं। मतलब यह हुआ कि हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट को भारत, अमेरिका और कनाडा में ट्रेंड करवाया जाना है, लेकिन इन देशों के अलावा इस्लामिक मुल्कों में भी यह हैशटैग ट्रेंड करवाया गया। इसीलिए आज बीजेपी IT सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कहा कि पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह का हैशटैग चलवाया जा रहा है। इससे पहले NTC आंदोलन के दौरान भी यही हुआ था। आज एक बार फिर यही किया जा रहा है। आज की तारीख में रामनवमी के जुलूसों पे पथराव का विषय हो, करौली की घटना हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनको अंजाम मुसलमानों ने दिया, लेकिन उनके पक्ष में जो बोलने वाली आवाज़ें हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की आबादी है वो उसमें कूद पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि बस सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही समुदाय की प्रताड़ना हो रही है और उनको सताया जा रहा है, जबकि यथार्थ से बहुत दूर है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक देश है और जहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी रहती है। और जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर है, जिस प्रकार का विकास, जिस प्रकार की सुविधाएं हर नागरिक को मिलती है, वैसे ही मुसलमानों को मिलती है। लेकिन कुछ लोग समाज में कैसे दो समुदायों के बीच में दरार पैदा करी जाए, इसका निरंतर प्रयास करते रहते हैं। विदेशी ताकतें देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बैठे साजिश करने वाले भारत के मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत की छवि को धूमिल करने के लिए एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल्स इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने मुझे दी थी और देवेंद्र पाराशर इस वक्त मेरे साथ हैं। देवेंद्र, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपने दी मैंने दर्शकों के साथ शेयर की है। मैंने बताया कि इस तरह की जो साजिश हुई है उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, उनका इरादा क्या है। लेकिन इस झूठ का मुकाबला करने के लिए, इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए हमारी सरकार की क्या तैयारी है? और पहली चीज़ तो रजत जी ये रहती है कि एजेंसीज़ की लगातार नज़र होती है ऐसी एक्टिविटीज़ पे, और उसी का ये नतीजा है कि जैसे ही ये ट्रेंडिंग शुरू हुआ उसके बाद एजेंसीज़ ने जब पड़ताल की तो पता चला कि भारत के मसले पे जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, असल में जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो तो भारत में बैठे ही नहीं है, बल्कि वो तो पाकिस्तान में बैठे हैं या अफगानिस्तान में बैठे हैं, तुर्की में बैठे हैं, सऊदी अरब में बैठे हैं, संयुक्त अरब अमीरात में बैठे हैं, और इतना ही नहीं यूरोप के कई देशों में, चाहे नीदरलैंड की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, वहाँ पर बैठ के ये सारी चीज़ें की जा रही है। जाहिर तौर पे पाकिस्तान का जो एक मिस इन्फॉर्मेशन मशीनरी जो काम करता है भारत के खिलाफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही इस्तेमाल करता है इस चीज़ का, तो वो अपने साथ साथ बाकी कई दूसरे देशों में जो उसके इंटरेस्ट वाले लोग बैठे हुए हैं वो इस अभियान को चलाने की कोशिश करते हैं। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि CAA को लेके भी किस प्रकार से एक बवाल बनाने की कोशिश की गई थी। और ये लगातार कोशिश ये रहती है कि भारत में कोई भी अगर घटना हो, छोटी से छोटी घटना हो, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रोपेगेंडा करके ऐसा माहौल बनाया जाए और उस माहौल के सहारे भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके अंदर भी नफरत पैदा की जाए, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को इकट्ठा किया जाए और भारत के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की जाए। कुल मिलाकर भारतीय एजेंसियों की कोशिश ये रहती है कि ऐसा जो भी प्रोपेगेंडा किया जाए उसे एक्सपोज किया जाए, और इसके चलते लगातार पैनी नज़र बनाई जाती है। और आज भी जो डॉक्यूमेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसी के तहत मिली। रजत जी, देवेंद्र, जो सारी इंफॉर्मेशन देखी है ज़्यादातर इसके पीछे पाकिस्तान के लोग हैं। हमारे यहाँ के लोगों ने ऐसा कोई ट्वीट किया हो, रीट्वीट किया हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो कुल मिलाकर ये एक साजिश है। और जैसा आपने बताया था कि ये वक्त तय किया था 5 बजे क्या करना है, 1:30 बजे क्या करना है। जब इस तरह की जो खबरें विदेशों से फैलाई जाती हैं तो उसको तो कंट्रोल करना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। ये बहुत बड़ा चैलेंज इस लिहाज से हो जाता है कि जो लोग इन अभियानों को चलाते हैं या उसके तहत अपने प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं वो देश में नहीं है, और ऐसी स्थिति में एक अवेयरनेस फैलाना ही सबसे बड़ा एक उपाय रहता है, सबसे बड़ा तंत्र रहता है कि जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जैसे टूल किट जो कहा जाता है कि टूल किट गैंग जिस प्रकार से अभियान चलाता है, तो इन सारी चीज़ों को जनता की नज़र में एक्सपोज किया जाए, ख़ासतौर पर उस कम्युनिटी के नज़र में एक्सपोज किया जाए जिससे भड़काने की कोशिश की जाती है, और उसके तहत ये सारे इन्फॉर्मेशन लेके और उसके आधार
आधार पर फिर जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको ये बताया जाता है कि देखिए आपकी कम्युनिटी के लोगों को जो लोग भड़का रहे हैं वो आपके हितैषी नहीं है, बल्कि वो यहाँ बैठे हैं और भारत के दुश्मन है। और जब भारत के दुश्मन है तो नेचुरली यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के दुश्मन है। और इस लिहाज से एक अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लाकर कोशिश की जाती है इसे काउंटर करने को, लेकिन क्योंकि वो विदेशों में बैठे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल काम उन्हें काउंटर करना। जो संबंधित देश हैं, जैसे पाकिस्तान तो इस मामले में कुछ मानने को तैयार नहीं हो सकता, लेकिन यूरोप के जो बाकी दूसरे देश हैं या गल्फ कंट्रीज़ के जो मित्र देश हैं उनको, उनकी एजेंसीज को भी ये बताने की कोशिश की जाती है कि आपके यहाँ इस तरह से बैठ के और हमारे यहाँ के सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे एक्सचेंज होते रहते हैं और ये रेगुलर होते रहते हैं। जी रजा जी। देवेंद्र पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ये साजिश बड़ी है, इसे रोकने की जो कोशिश है वो और भी मुश्किल है। पिछले हफ्ते आईएनबी मिनिस्ट्री ने 36 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया था। उस वक्त बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था इस तरह के एक्शन से क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सरकार ने जिन 36 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया था उनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से ही चल रहे थे। इन चैनल्स पर भारत के खिलाफ झूठी खबरें चलाई जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर भारत ने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया है, भारत में मुसलमानों की संपत्ति जब्त की जा रही है। और आपको यह सुनकर हैरानी होगी, इन यूट्यूब चैनल्स पर चली झूठी खबरों को 147 करोड़ व्यूज मिले। जी हां, 147 करोड़ व्यूज। सोचिए इस तरह के प्रोपेगेंडा से भारत की इमेज को दुनिया भर में कितना नुकसान हुआ होगा। और आज मैंने आपको सबूतों के साथ दिखाया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने सोशल मीडिया के जरिए यह जताने की कोशिश की कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। यह झूठ फैलाने की कोशिश की उन पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में चल रही नफरत की फैक्ट्रीज के अलावा कई दूसरे मुल्कों में बैठे पाकिस्तानी एजेंट्स ने भी इस हैशटैग को ट्रेंड करवाने में पूरी ताकत लगाई। और पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड देखिए, एक तरफ भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की साजिश, दूसरी तरफ पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे थे कि पाकिस्तान भारत से दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहता है। अगर दोस्ती का यही अंदाज है कि भारत को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रची जाए तो ऐसी दोस्ती से तो दुश्मनी अच्छी। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत में इंटॉलरेंस की थ्योरी फ्लोट की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत में दंगों का माहौल बनाने की कोशिश की थी। ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को हवा देते हैं और इन सब कामों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है और हम सबको इससे सावधान रहने की जरूरत है। दूसरों में दोषों में जो लोग बैठे हैं, देश के दुश्मन हैं, उनको मौका तब मिलता है जब हमारे देश के कुछ नेता इस तरह के गलत दावे करने लगते हैं। और आज यही हुआ। जो दावा पाकिस्तान, टर्की, ब्रिटेन में बैठे लोग कर रहे थे, वही दावा दिग्विजय सिंह ने किया। पाकिस्तान में बैठे लोग भी फर्जी फोटो लगाकर झूठ फैला रहे थे। दिग्विजय सिंह ने भी बिहार की फोटो को मध्य प्रदेश की तस्वीर बताकर शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछे। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार की एक फोटो को खरगोन की तस्वीर बताया। तस्वीर में कुछ लड़के मस्जिद की बाहरी दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा लगाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में डंडे हैं, तलवारें हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा, क्या तलवार डंडा लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियार लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके वो जिस धर्म के हों, क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी, मत भूलिए कि आपने निष्पक्ष सरकार चलाने की शपथ ली है। दिग्विजय सिंह ने जो लिखा उसका सीधा मतलब है कि खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हमले की बात गलत है। असल में तो मस्जिद पर भगवा लहराने की कोशिश हुई और शिवराज सिंह चौहान की सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। हालांकि जैसे ही दिग्विजय सिंह का ट्वीट चर्चा में आया तो शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अख्तियार किया। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस तरह के झूठ को, मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है।
श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि जैसे ही दिग्विजय को समझ में आया कि उनका झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने तुरंत अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन में आ चुकी थी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। हालांकि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया था कि ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। पहले भी दिग्विजय सिंह कई बार फेक ट्वीट करके डिलीट करते हैं, इसलिए अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह पर कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, वर्गों में वैमनस्यता फैलाने वाला जानबूझकर ऐसा कृत्य करना, इस तरह का केस भोपाल की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 153 ए, 295 465 505/2 ये इन धाराओं में भोपाल में केस रजिस्टर्ड अभी हुआ है। क्या पूर्व में भी इस तरह की कोई पुनरावृत्ति हुई? किस तरह कर चुके हैं? वो जो ब्रिज आरओबी के बारे में, ब्रिज के बारे में आए थे तो पाकिस्तान का एक पुल उन्होंने भोपाल का बताने की कोशिश की थी। उनका स्वभाव है भ्रम फैलाना और भ्रम के बाद भय फैलाना। मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास कैलाश सारंग ने ट्विटर इंडिया को लेटर लिखकर दिग्विजय सिंह का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने की मांग की। विश्वास सारंग ने ट्विटर को लिखा, दिग्विजय सिंह ट्विटर के जरिए गलत और झूठी बातें फैलाकर माहौल को खराब करने का काम करते हैं। ट्विटर इसको बढ़ावा न दे, इसलिए ट्विटर तुरंत ही दिग्विजय सिंह का अकाउंट ब्लॉक करे। अब ट्विटर इस पर एक्शन कब लेगा ये तो ट्विटर तय करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। इस दौरान खरगोन में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी जारी है। अब तक 95 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। 2 दिन पहले हुई हिंसा में खरगोन के एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए थे। पुलिस पर भी पथराव हुआ था, पुलिस पर फायरिंग हुई थी। खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली लगी थी। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि एक शख्स रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों पर तलवार से हमला करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे रोकने गए तो उसके साथी ने फायरिंग कर दी। संजय नगर के पास में जो दोनों पक्षों द्वारा पथराव हो रहा था, उसको बचाने में हम लोगों ने बल जो हमारे पास था, गोली उसमें लगी है, किसी ने फायर कर दिया था। जब हम एक तलवार चलाते हुए व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया रहे थे तो उसको कवर देते हुए किसी व्यक्ति ने फायर किया जो मेरे बाएं घुटने के नीचे लगा और काफ़ी अधिक ब्लीडिंग हो गई थी। पहले तो लगा कि पत्थर है, परंतु वो जिस तरह की ब्लीडिंग हुई तो समझ में आ गया कि ये गोली चली है, क्योंकि गनमैन ने हमारे जो है उसने गोली चलने की आवाज़ भी सुनी थी और उसने देखा भी था कि कोई व्यक्ति जो है गोली चला। खरगोन के प्रशासन का दावा है कि खरगोन में हुई हिंसा के वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। दंगा करने वालों को आइडेंटिफाई किया गया है। खरगोन में 4 आईपीएस, 15 डीएसपी समेत रैपिड एक्शन फोर्स और बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। कर्फ्यू लगा है। इस सब के बावजूद कल रात खरगोन में दंगाइयों ने 3 बसों और एक कार में आग लगा दी। यह घटना खंडवा रोड इलाके की है। यहां एक गैराज में कुछ गाड़ियां खड़ी थी। रात को 50-60 लोग वहां पहुंचे, गाड़ियों में आग लगा दी और वहां से भाग गए। देखिए, 10 तारीख से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। अलग अलग जगहों से कुछ सूचनाएं आती जा रही हैं। कुछ शरारती तत्व हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स में अलग अलग कुछ शरारत करते हैं, फ़ोन करते हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आती है, तुरंत हम लोग रिएक्ट करते हैं। कुछ आग लगाने की, कचरे में आग लगाने की, कुछ इस तरह की सूचनाएं आती रहती है। कर्फ्यू के दौरान सभी को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। बाहर मूवमेंट के लिए मना किया गया है। फिर भी जो लोग हैं उनको सख्ती से फिर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको घरों में भेज रहे हैं। कुछ सूचना जो मिली थी उनको फायर ब्रिगेड की जो टीम्स हैं वो बराबर उस पर नियंत्रण करती है। फिलहाल अभी शांति व्यवस्था कायम है और कर्फ्यू भी जारी है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर हो गई है। उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, लेकिन
लोगों को इस तरह से भड़काने वाले वो अकेले नेता नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गए हैं। आज ओवैसी ने कहा, सरकार देश में मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। साजिश के तहत आरएसएस पूरे देश में मुसलमानों पर हमले करवा रही है और इसके बाद मुसलमानों के ही घर गिराए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार के सपोर्ट से साजिश के तहत मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट? आप वहां की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहां पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भाई? आप कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं? आप बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं, रोड पर लिटा कर उनको। संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहां करो, वहां करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए, सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है। ओवैसी को जवाब दिया मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा कि ओवैसी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां दंगा भड़काने की कोशिश हुई वहां एक्शन हो रहा है, लेकिन सोचने की बात है कि रामनवमी के जुलूस पर हमला क्यों हुआ? मुस्लिम इलाकों में पथराव के लिए पहले से तैयारी कैसे हो गई थी? क्या यह साजिश नहीं थी? गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं उनकी बात का जवाब नहीं देता हूं। वो तो जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि ये शोभा यात्रा दूसरों को चिढ़ाने का काम करते हैं। वही लोग, उनके एक भाई कहते हैं कि 15 पुलिस हटा दिया जाए तो 15 मिनट में मैं भारत को दिखा दूं। क्या भारत में अगर रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने देंगे, जहां मंदिरों को तोड़ दिया, बेटियों को शादी के मंडप से उठा लिया? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आज तक कोई एग्जाम्पल बताएं कि हमने तजिया पर लोगों ने पत्थरबाजी की हो? उनका झगड़ा अगर होता है लखनऊ में तो शिया और सुन्नी में होता है। कौन टॉलरेंस, किसका टॉलरेंस खत्म हो रहा है, किसका इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, ये देश देख रहा है। कई बार हमने कहा है कि देश में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी से भारत को कोई खतरा नहीं, अगर खतरा है कट्टरपंथी सोच से। यह कहना तो ठीक नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यह भी गलत है कि मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस साजिश कर रहा है और उस साजिश को सरकार सपोर्ट कर रही है। इन बातों के कोई सबूत नहीं है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह जहां जहां हिंसा हुई वहां पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, तुरंत एक्शन लिया। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुकदमे हिंदुओं के खिलाफ भी दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां हिंदुओं की भी हुई हैं। सरकारों ने हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि यह बात कही जा सकती कि प्रशासन अगर और ज्यादा चुस्त रहता तो जो हालात हुए वो न होते। प्रशासन को कैसे काम करना चाहिए, इस तरह की घटना होने पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में हुई घटना से सीखना चाहिए। असल में मुजफ्फरनगर में एक सिरफिरे मुस्लिम शख्स ने मंदिर में घुसकर देवी की मूर्ति को खंडित कर दिया। मुजफ्फरनगर बहुत सेंसिटिव इलाका है। यहां पर छोटी छोटी बातों पर दंगे के हालात बन जाते हैं।
मुस्लिम आबादी काफी है। 2013 में मुजफ्फरनगर में ही दंगे हुए थे और कल मंदिर में मूर्ति खंडित होने के बाद भी माहौल शांत रहा। हुआ यह कि मुजफ्फरनगर के बघरा गांव में याकूब नाम के एक शख्स ने मंदिर में घुसकर देवी की प्रतिमा तोड़ दी। पुजारी ने मंदिर में मौजूद लोगों की मदद से याकूब को पकड़ लिया। कुछ ही देर में सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। माहौल गर्म हो गया, लेकिन कुछ गड़बड़ी होती इससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। जोर से आवाज आई तो मुझे लगा क्या क्या बात हुई। इतना तो संशय था नहीं कि क्या 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 होने वाला है। वो यहाँ से निकला तो इतना हम लोग भी नहीं संशय हुआ कि मतलब कि इसने मूर्ति तोड़ी होगी। जब यहाँ पे देखा जल चढ़ाने के लिए जैसे वो आए, हम इधर थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति खंडित थी, पड़ी थी, तो समझ गए कि इसने मूर्ति तोड़ी। तो गेट पे ही मतलब यहीं पे निकला तो उसके पीछे भागे तो भाग गया। तो वह भागा तो फिर 4-5 शोर हुआ, 3-4 लोग पकड़ के उसे फिर यहाँ पे पकड़े, फिर प्रशासन को सौंपा गया था। जैसे ही देवी की प्रतिमा तोड़े जाने की खबर फैली तो मंदिर में सैकड़ों लोग जमा हो गए। भीड़ गुस्से में थी, नारेबाजी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने पहुंचने में देर नहीं की और मामला सेंसिटिव था, इसलिए आसपास के इलाकों की फोर्स भी वहां भेज दी गई। और अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। इलाके के लोगों से बात की, गांव के बुजुर्गों को बुलाया, शहर काजी को बुलाया, मुस्लिम बुजुर्गों को बुलाया। दोनों पक्षों से बात करके मामले को शांत किया और तुरंत ही देवी की नई प्रतिमा मंगवाई गई और याकूब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। याकूब नाम के जिस शख्स ने देवी की प्रतिमा को खंडित किया, उसकी बैकग्राउंड भी संदिग्ध है। वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है। कुछ महीने पहले ही वो पाकिस्तान से लौटा। हिंदू संगठनों की मांग है कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है, इसलिए याकूब के पासपोर्ट की जांच होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अलावा और किन किन मुल्कों में गया। ये जो याकूब नाम का आरोपी जो अरेस्ट हुआ है मौके पर, ये 1 साल में 10 महीने जमात में रहता है और लगभग हर साल पाकिस्तान भी आता जाता है। और हमने वही मांग प्रशासन से की है कि ये कट्टरवादी सोच का, इस्लामिक जिहादी सोच का जो ये विधर्मी याकूब है, इसके पासपोर्ट की जांच होनी चाहिए, किन किन देशों में इसने यात्रा की, इसके अकाउंट की जांच होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से इस पर फंडिंग आई। एक PFI नाम का एक आतंकी संगठन है, उसके भी कुछ सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट बघरा में पिछले कुछ दिनों पहले सामने आया था। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। मंदिर में घुसकर देवी की प्रतिमा को तोड़ना बहुत ही संवेदनशील बात है। इसके गंभीर नतीजे हो सकते थे, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेने में देर नहीं की, फोर्स तैनात करने में देर नहीं की, लोगों ने भी समझदारी दिखाई, इसलिए सब कुछ कंट्रोल में है। अब पुलिस जांच कर रही है। याकूब से पूछताछ के बाद फारूक नाम के एक शख्स को भी अरेस्ट किया गया है। वहाँ पे जैसा कि स्वाभाविक है, लोगों में रोष था उस चीज़ को लेके, उनकी धार्मिक भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। वहाँ पे सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा तत्काल पहुंचकर सभी लोगों को समझाया गया, सभी लोगों के साथ बैठ के बातें की गई। उनकी जो जो समस्याएं थी या उनको जिस जिस बात का मन में गुस्सा था या डर था या जो भी था, वो सारी चीज़ें हमने समझी। उनको स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया हमने कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार अपनी प्रेजेंस वहाँ रखेगी, सिक्योरिटी मेंटेन करेगी और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसका भी आश्वासन दिया गया। देखिए, सच्चाई यह है कि जब पुलिस सख्त होती है, सक्षम होती है, निष्पक्ष होती है, तो मुश्किल वक्त में भी हालात बिगड़ने नहीं देती। मुजफ्फरनगर में पुलिस की अलर्टनेस और समझदारी की तारीफ होनी चाहिए। इस इलाके के हिंदुओं और मुसलमानों ने जिस समझदारी से काम लिया, जिस मैच्योरिटी से काम लिया, उससे दूसरे इलाके के लोगों को सीखना चाहिए और कम से कम उन नेताओं के बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए जो हर छोटी बड़ी बात को मजहब से जोड़ते हैं। आज यूपी में बीजेपी ने एक और रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिल गया। 40 साल के बाद यूपी विधान परिषद में किसी पार्टी को ऐसा बहुमत मिला है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल 36 सीटों पर चुनाव हुआ। इनमें से बीजेपी ने 33 सीटें जीत ली। समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। यूपी विधानसभा परिषद में 100 सीटें हैं।
विधान परिषद में बहुमत के लिए किसी पार्टी को 51 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन आज चुनाव नतीजे आने के बाद विधान परिषद में बीजेपी के मेंबर्स की संख्या 67 हो गई, 67 हो गई। यानी बीजेपी के पास विधान परिषद में 2/3 से ज्यादा मेंबर हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर मिली ऐतिहासिक विजय नए उत्तर प्रदेश बनाने की राह को प्रशस्त करेगी। यह जीत पार्टी के करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं के निरंतर अथक परिश्रम का परिणाम है। जनता जनार्दन ने और मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं हृदय से प्रदेशवासियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विधान परिषद में अब समाजवादी पार्टी के सिर्फ 17 मेंबर बचे हैं। आज जो नतीजे आए उसमें उसे एक भी सीट नहीं मिली। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया। अनुराग भदौरिया ने कहा कि चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे, हार के आगे जीत है। उत्तर प्रदेश के एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से कहीं पर्चे छीने गए, कहीं पर्चे फाड़े गए, कहीं पे पर्चे निरस्त किए गए, उत्तर प्रदेश प्रशासन की तानाशाही साफ देखने को मिली। मैं तो यही कहूंगा, हार के आगे जीत है साथी। जनता अपनी मीत है साथी। झूठे एक दिन पस्त होंगे, जबकि यही तो रीत है साथी। जनता अपनी मीत है साथी। समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते रहे कि वो चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे, आगे जीत है, पीछे हार थी। लेकिन जो चर्चा है, जो संकेत मिल रहे हैं, वो बताते हैं कि आजम खां, शफीकुर रहमान वर्क और चाचा शिवपाल यादव अखिलेश का साथ छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। और आज के चुनाव नतीजों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें और टूट जाएंगी। अखिलेश यादव के कद पर भी असर होगा और विधान परिषद के चुनाव नतीजों से यूपी में योगी आदित्यनाथ को और मजबूती मिलेगी। यूपी विधान परिषद के इलेक्शन बिल्कुल खामोशी से हुए। किसी तरह की हिंसा की, झगड़े की, मारपीट की कोई खबर नहीं आई। लेकिन बंगाल में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन हुआ और वोटिंग के दौरान दिन भर हिंसा, मारपीट, झगड़े की तस्वीरें आती रही। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स ने बीजेपी की अभिनेत्री, बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल पर हमला कर दिया। अग्निमित्रा पॉल बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग सेंटर में पहुंची थी। उग्र भीड़ ने उनके काफिले पर अटैक किया। ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों ने बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल का काफिला रोकने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें घेर लिया गया, हंगामा होने लगा और कुछ लोग ने अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर पत्थरबाजी की। ये लोग अग्निमित्रा पॉल की सिक्योरिटी में तैनात जवानों से भिड़ गए, उन पर लाठी डंडों से हमला किया। टीएमसी के कार्यकर्ता काफी देर तक हंगामा करते रहे। उस दौरान कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए और हैरानी की बात है कि इस दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस कहीं दिखाई नहीं दी। यहां तक कि मीडिया की टीमों के साथ भी बदसलूकी की गई। पुलिस वालों ने पत्रकारों को रोकने की कोशिश की। मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मेरा पोलिंग एजेंट को घुसने नहीं दे रहे। आप मीडिया लोग सारे भारत को वासी को दिखा रहे, वो उन लोग नहीं चाहते हैं। हमारी गाड़ी को रोक दिया गया, आगे आने के लिए मना कर रहे, क्या कहेंगे? आप लोग साथ में जाएंगे, आप लोग प्रेस है, मीडिया है, आप लोग को नहीं। इलेक्शन कमीशन का ऑथराइज्ड लेटर है, फिर भी आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हमारे पास इलेक्शन कमीशन का लेटर है। एज पर ऑर्डर, किसका ऑर्डर है? आप ऑर्डर तो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑर्डर है। मैडम अपना के जानिए दीजिए हमरा। गुड नेम, आपका नाम क्या है? नहीं, गुड नेम सौमिक शेटगुप्त। आपका सौमिक, আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি, আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি। আপনি লিমিটের মধ্যে থাকুন, আপনাকে অর্ডারও আমি দেখিয়ে দিয়েছি। ডোন্ট ট্রাই টু স্টপ দ্য মিডিয়া। आप एक बात बताइए, আপনি আমার ডেমোক্রেটিক রাইটে হস্তক্ষেপ করছেন। আমি আপনাকে অর্ডার দেখিয়ে আপনি আমার মিডিয়া ডেমোক্রেটিক রাইটে হস্তক্ষেপ করছেন। आप हमें क्यों रोकना, क्या छिपाना चाहते हैं? आप क्या छिपाना चाहते हैं? आप क्या छिपाना चाहते हैं? आप क्यों रोक रहे हैं हमारे गाड़ी को? हमारे गाड़ी को क्यों रोक रहे हैं? आप ये बता दें। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में जाने से रोका गया।
अग्निमित्रा ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर मिली भगत का इल्जाम लगाया। कहा टीएमसी वर्कर्स ने उनकी गाड़ी पर अटैक किया, लेकिन पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। बूथ नंबर में आए, इसी एक बूथ में आए हैं पापिस्टा ग्राम, इसमें अपिस्टा, इसमें तृणमूल के लोग अटैक किया, हमारे सिक्योरिटी को मारे, हाथ काट के माथा में लगे, स्टोन पेल्टिंग करना शुरू कर दिए, बांस लेकर मारे, गाड़ी को ये कर दिया। हाँ, गाड़ी कांच भेंगे दिए छे। कारण हम जीत ममता बनर्जी को बोलिए हम जीत रहे, अब जितना भी कोशिश करना है कर लीजिए, हम जीत रहे, मोदी जी जीत रहे। पुलिस नहीं है, पुलिस इधर खड़ा है, पुलिस ओसी बराबरी इधर खड़ा है, उधर नहीं गया है। हमको मारने का आया है, सिक्योरिटी था बोल के सिक्योरिटी को लगा है, हमको लगा नहीं है। सिक्योरिटी का मारा गया है, टीएमसी का गुंडा लोग, उन लोग को बदमाशी करना है, उन लोग को एक वायलेंस, यही तो उन लोग चाहते हैं कि वायलेंस क्रिएट हो और साधारण जो लोग हैं वो वोट देने ना जाए। वोटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई जगह हंगामा किया। आसनसोल के जमुरिया मंडल में बीजेपी के लोकल लीडर पर टीएमसी के लोगों ने अटैक किया और काफी देर तक उनके साथ मारपीट की गई। बीजेपी कार्यकर्ता गौतम मंडल को घायल करने के बाद टीएमसी वर्कर्स भाग गए। से हम बाहर निकला खाने के लिए, तो टीएमसी का गुंडा लोग आके हमको रॉड लाठी लेके पूरा पिटाई किया, पूरा जान से मारने का एकदम पूरा ही किया। आधा घंटा से ज्यादा हमको पिटाई किया। हम लोग, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है गौतम मंडल। आप पोलिंग बूथ एजेंट है? हम बूथ एजेंट भी है, मंडल का प्रेसिडेंट भी है, बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट है हम। तो कौन लोग थे वो लोग जो आप लोग? तीनों का गुंडा लोग था। तीनों पुलिस नहीं थी? पुलिस आया नहीं, पुलिस था लेकिन आया नहीं। सेंट्रल बाहिनी था, वो लोग तारा किया था उन लोग को। पुलिस बहुत देर में आया, बहुत देर में, 1 घंटे बाद। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि हंगामे की शुरुआत अग्निमित्रा पॉल की तरफ से हुई। टीएमसी नेताओं के मुताबिक अग्निमित्रा पॉल के काफिले में 20 गाड़ियां थी जो नियमों के खिलाफ हैं। पूरे हंगामे पर इलेक्शन कमीशन की भी नजर है। चुनाव आयोग का कहना है कि शिकायत मिली है, जांच की जाएगी। आसनसोल लोकसभा सीट से ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल से है, जो आसनसोल दक्षिण से विधायक हैं। आसनसोल लोकसभा सीट में बाई इलेक्शन बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद हो रहा है। बाबुल सुप्रियो खुद बालीगंज असेंबली सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी सेंट्रल फोर्सेस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। सेंट्रल फोर्सेस का ज़्यादा ओवर एक्टिव जो है भूमिका हम देख रहे हैं। जहाँ पे सुब्रतदा खुद वोट देते थे इतने सालों से, साउथ पॉइंट स्कूल में मुझे बूथ के अंदर घुसने नहीं दिया, बोला ऐसा नियम है। यहाँ पे हम बूथ के अंदर घुसे। शुरू में कुछ लोगों को मोबाइल जमा करके फिर अंदर जाने के लिए कहा गया है, जो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो उसके लिए जब प्रतिवाद हुई तो फिर वो थोड़ा पीछे हट गए। फिर लोग जैसे मोबाइल लेके बंद करके अंदर जा रहे हैं, वो हो रहा है। फिर ऐसा कह रहे हैं, मेरे सामने तो नहीं घटी, लेकिन मुझे जो बताया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस के साथ खड़े होके पोलिंग एजेंट्स चाय पी रहे, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें नज़र में आ रही है, लेकिन पार्टी के सारे सीनियर नेता जो है वो मौजूद है। वो जैसे जैसे जहाँ ये सब चीज़ें देख रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे राजनीति में लोग कैसे बदलते हैं, ये आज देखने को मिला। जो बाबुल सुप्रियो 1 साल पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते थे, ममता बनर्जी को तानाशाह बताते थे, बंगाल का दुश्मन कहते थे, आज वही बाबुल सुप्रियो ममता के गुण गा रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले साल बंगाल में असेंबली इलेक्शन के दौरान बाबुल सुप्रियो बंगाल पुलिस पर जुल्म करने का आरोप लगाते थे, सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करने की मांग करते थे। आज वही बाबुल सुप्रियो सेंट्रल फोर्सेस पर इल्जाम लगा रहे हैं और लोकल पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये बात तो सियासत की है, चुनाव की है, लेकिन बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की हालत कितनी खराब है, बंगाल पुलिस किस तरह से काम करती है, आज इसका एक और एग्जाम्पल मिला। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने नादिया के हंसखाली रेप मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस के बजाय सीबीआई को सौंपना जरूरी है।
कोर्ट ने केस से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश दिए। सीबीआई से कहा गया कि अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। नादिया के इस गैंगरेप की कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं, दुख देने वाली है, दिल दहलाने वाली है। यह वारदात नादिया डिस्ट्रिक्ट के हंसखाली की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 4 अप्रैल को उनकी बेटी 14 साल की है, आरोपी की बर्थडे पार्टी में उसके घर गई थी, जहां उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। उसी रात एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से पीड़ित लड़की की मौत हो गई। परिवार ने पुलिस से 9 अप्रैल को पुलिस के पास इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। लड़की के परिवार ने अपनी शिकायत में टीएमसी के पंचायत मेंबर के बेटे को जिम्मेदार बताया। पीड़ित परिवार की शिकायत के तुरंत बाद पुलिस ने टीएमसी नेता के बेटे को अरेस्ट कर लिया। मामला बढ़ने के बाद आज पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की। नादिया रेप कांड पर पूरा विपक्ष ममता बनर्जी सरकार पर हमले कर रहा है। आज बीजेपी नेता और असेंबली में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी नादिया पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।